हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोशन कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड टेम्परेचर मेजरमेंट बिफोर 1954 एंड आफ्टर 1954 एंड क्रिटिकल पॉइंट, सुपर क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कि आज मैं प्रॉब्लम सेशन लेके आने वाला था, लेकिन बोर्ड नहीं होने के कारण मैं ढंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत जल्द बोर्ड लग जाएगा और मैं बोर्ड पे बताऊँगा। उस दरमियान जितना भी थ्योरी पोर्शन मैं कवर करूँगा उसका न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। तो बोर्ड बहुत जल्द, दिवाली छठ के बाद बोर्ड लग जाएगा, तो मैं फिर बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और आप लोग बेटर तरीक़ा से समझ पाएंगे। जो हमारा बताने का तरीका है वो कुछ डिफरेंट होगा बोर्ड पे, और बोर्ड पे ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिए, हम बहुत जल्द बोर्ड पे पढ़ाएंगे और उस पर सारा मीन्स फार्मूला डेरिवेशन, न्यूमेरिकल अप्रोच, एवरीथिंग आई विल डिस्कस, थियोरेटिकल ऑल्सो। सो सब कुछ होने वाला है। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग 4 लॉ होता है जीरोथ लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, जिसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हम बताया था कि एनर्जी इंट्रैक्शन और वर्क इंट्रैक्शन ही होता है थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ में हम लोग वही पढ़ते हैं। इसमें लॉ है, फर्स्ट लॉ में हम वो लोग ही पढ़ते हैं जिसमें हमारा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो एक्सटर्नली जो सिस्टम के बाहर होता है वो आपका वर्क होता है। तो एनर्जी का कन्वर्सेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ जाएंगे, एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। सपोज डेट, मान लीजिए कि आपने थर्मल पावर प्लांट नहीं देखा है। थर्मल पावर प्लांट में कैसे एनर्जी कन्वर्शन होता है। पहले पानी होता है, पानी को हम लोग बॉयल करते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं, स्टीम जाके टरबाइन ब्लेड को घुमाता है, वहाँ से आपका मैकेनिकल एनर्जी फिर फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो स्टीम एनर्जी पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन हुआ। तो इसमें हमको बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको ये वर्क अलग अलग है। अगर वही वर्क आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो मैकेनिकल वर्क होगा। वही आप फिजिक्स में पढ़ते जनरल वर्क पढ़ते हैं कि फोर्स, हमने कोई बॉडी पे फोर्स लगाया, अगर वो डिस्प्लेस हुआ तो वो उसका वर्क डन हुआ। क्या पढ़ते हैं? एफ डॉट एस ना पढ़ते हैं, नॉट एफ क्रॉस एस, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस और एफ क्रॉस एस में डिफरेंस है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं एफ डॉट एस। एफ डॉट एस मतलब एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। आप सपोज डेट मान लीजिए थीटा का एंगल 90 डिग्री हो गया तो कॉस 0 हो गया, मतलब वर्क डन उस केस में नहीं हुआ। हम लोग फिजिक्स की भाषा में ऐसे पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में हम लोग को वर्क अलग है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क अलग है। तो सबका वर्क तो हर जगह होता है, लेकिन हम लोग अलग अलग पार्ट में वर्क को बांट के पढ़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट लॉ में वर्क और हीट इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और आपको एग्जांपल दिया कि आपका एनर्जी का कन्वर्सन होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो लॉस नहीं होता है तो एनर्जी कन्वर्सेशन कैसे होता है, तो एक एग्जांपल बताया आपको पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, आप उससे कनेक्ट कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हम वर्क पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक वर्क। ठीक है, थर्मोडायनामिक वर्क, तो वो वर्क कैसे होता है, थर्मोडायनामिक वर्क कैसे होता है, मतलब उसका क्या है। तो मान लीजिए कोई एक सिस्टम है। ठीक है, सपोज कोई एक सिस्टम है। ठीक है, तो उस सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए या सिस्टम पे वर्क किया जाए। ठीक है, तो जो हमारा एक्सटर्नल टू द सिस्टम होगा दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वर्क। ठीक है, अब इस केस में बहुत ही साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। साइन कन्वेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वर्क डन। ओके, तो अगर साइन कन्वेंशन, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम किया गया, उस केस में हम वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे। अगर वर्क डन सिस्टम के वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा
उस केस में नेगेटिव लेंगे। अब एक एग्जांपल से आपको हम बताते हैं, एग्जांपल से आपको बताते हैं। सपोज दैट टरबाइन है, हमने स्टीम दिया, टरबाइन ब्लेड घूमा, उससे मैकेनिकल एनर्जी निकला, तो जो टरबाइन वहाँ पे है वो आपका जो है पावर आउटपुट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। इन केस ऑफ कंप्रेसर और पंप ये सब आपका वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसलिए ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव होता। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम तो हम लोग वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम दिया हुआ है तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा जब न्यूमेरिकल हम लोग अप्रोच करेंगे, उस समय इसको ध्यान में रखना है, कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अब हम लोग एक क्लोज सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। जनरली हमारा क्लोज सिस्टम जो हम लोग पहले एग्जांपल बताए थे, एग्जांपल में क्या होता है, ओपन सिस्टम में जितना भी टरबाइन, गैस पंप, जो भी गैस टरबाइन, चाहे कोई भी टरबाइन है या कोई भी इक्विपमेंट है, वो हमारा ओपन सिस्टम में आता है। उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र दोनों होता है। तो हम लोग अभी पहले पढ़ते हैं हम लोग कि क्लोज सिस्टम में जो जनरलाइज इक्वेशन है वर्क डन का, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बोर्ड तो है नहीं, तो मैं तो आपको समझाता हूँ, जब बोर्ड आएगा तो अच्छा तरह से कनेक्ट करेंगे और अच्छा तरीका से आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग बेसिकली इसको करते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक पिस्टन सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग गैस भर देते हैं, ठीक है। अब उसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेशर एक साइड से देते हैं, गैस प्रेशर लगाएगा उस पर, तो पिस्टन क्या होगा आपका, डिस्प्लेस होगा। तो वही जो डिस्प्लेस हुआ ना, उसी वर्क डन को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं वर्क डन क्या होता है, F क्रॉस S, क्योंकि वहाँ वो फिजिक्स में अलग था, लेकिन यहाँ पे F क्रॉस S। तो अभी क्या है, हम स्मॉल इंटरवल में एक हम वर्क डन निकालेंगे DW स्मॉल इंटरवल में, ठीक है। और हमारा चेंज करेगा तो हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटरवल में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट काटेंगे, कटिंग करेंगे, और उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट F x वहाँ पूरा का था, अब यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या dx हो गया, ठीक है। F इंटू dx। अब हम F को क्या लिख सकते हैं, ये फोर्स है ना, फोर्स है, तो हम लोग प्रेशर, वहाँ पे पिस्टन क्या लगा रहा है, जो गैस है वो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स को क्या लिखते हैं, प्रेशर को क्या लिखते हैं, फोर्स बाई एरिया। तो वहाँ से F क्या हो गया, P इंटू ए। तो अब यहाँ पे F क्रॉस dx है, उसको लिख देंगे P इंटू ए इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे P ये इंटू dx क्या हो गया, एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वॉल्यूम, तो हो गया dv, तो P इंटू dv। अब ये dw है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो w इक्वल टू हो जाएगा P dv का इंटीग्रेशन। तो ये आपका नॉन फ्लो वर्क है और ये क्लोज सिस्टम के लिए होता है, और इसको अच्छा से कनेक्ट कब कर पाएंगे, जब हम बोर्ड पे पढ़ेंगे तो अच्छा से बताएंगे आपको कि कैसे निकालते हैं। कभी भी आपको एक और चीज़ आनी, हमको अगर कोई पीवी डायग्राम दे दिया, पीवी डायग्राम पे आपको वर्क डन निकालना है, तो वो जो उसका एरिया हुआ ना, वही उसका वर्क डन है। हम ऊपर पढ़े हैं कि आपका वर्क डन क्या होगा, P इंटू DV। तो जो एरिया हुआ, जो इनक्लोज्ड एरिया हुआ पीवी डायग्राम में, अगर कोई आपको पूछे कि एक पीवी डायग्राम दे दिया और उसमें एक प्रोसेस, आपका एक प्रोसेस दे दी, चाहे स्टेट 1 to 2 एक कोई प्रोसेस दे दिया, उसमें आपको वर्क डन निकालना है, तो जो उसका एरिया होगा ना, वही उसका वर्क डन होगा। हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आती है कि आपका पीवी डायग्राम में जो एरिया होगा वो किसको शो करता है, तो वो वर्क डन को शो करता है। ये आपको याद रखना और आपको जानकारी रखनी है। अब सपोज डेट मान लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है, लोग जो है हर जगह गलत करते हैं, इसको सुनिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा कि एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क। सपोज डेट कोई एक पीवी डायग्राम है, एक स्टेट 1 है, वो स्टेट 1 to 2 हम लोग जा रहे हैं वाया A एंड वाया B, ठीक है, थ्रू A एंड थ्रू B। तो जो उसका एरिया होगा, ठीक है, उसका जो एरिया होगा
वो आपका डिफरेंट होगा। ए और बी से जाएंगे, दोनों का पाथ अलग होगा। पाथ अलग होने से वो क्या होगा, डिफरेंट एरिया होगा, जिसके वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि वर्क जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। बिकॉज अगर सिस्टम ए 1 to 2 जाना, स्टेट 1 to 2 थ्रू ए, तो A1 A2 ये इसके दरम्यान जो वर्क डन होगा और A1 B2 इसके दौरान जो वर्क डन होगा वो दोनों क्या होगा, वो दोनों एरिया क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इसीलिए ये, क्योंकि बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है और ये पाथ पे डिपेंड करता है। इसीलिए हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। हम लोग पहले बताया था प्रॉपर्टीज़ में कि प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़े थे कि पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो हमारा वर्क और हीट जो हो गया ना, वो आपका पाथ फंक्शन है, बिकॉज पाथ पे डिपेंड करता है और ये प्रॉपर्टी सिस्टम का नहीं है, और इसलिए इसको बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको बोलते हैं DW, करेक्ट। अगर कोई सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो वहाँ कितना होगा वर्क ट्रांसफ़र। जब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 है, तो वर्क डन आपका 0 हो गया। ये तो बीजी चीज़ है, आपको फिर आगे समझाते हैं। तो जो हम लोग नॉन फ्लो वर्क या क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क डन डिराइव किए, बोर्ड तो नहीं है, हम तो ऐसे बता दिए आपको कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, डिराइव किए, वो हम फार्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी एप्लीकेशन का आपको हर जगह अप्लाई नहीं करने का है। तो अप्लाई कहाँ कहाँ पे करेंगे, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होता है, हम कहाँ कहाँ पे PDV को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि सिस्टम क्लोज सिस्टम होना चाहिए। अगर ओपन सिस्टम होगा तो ये नहीं होगा, ये वर्क डन का फॉर्मूला नहीं होगा। और हमारा जो वर्क है वो बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, और प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, तभी जाके ये वर्क डन जो है PDV ये अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। ये तीनों चीज़ फॉलो करना चाहिए। क्या क्या फॉलो करना चाहिए कि आपका सिस्टम क्लोज सिस्टम होना चाहिए, वर्क जो है बाउंड्री को क्रॉस करे, और प्रोसेस जो है हमारा मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस, देन यू कैन यूज W = PDV का इंटीग्रेशन। अब देखिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब हम बाद में बताएंगे एक शॉर्टकट ट्रिक, बट अभी तो हम एक एक करके बताएंगे सबके बारे में। शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, वो आपको दिमाग में एक रखिएगा और आपका सब वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन पहले हमको सबके बारे में जानना है कि क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग क्लोज सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं और वेरियस प्रोसेस का वर्क डन हम लोग निकालेंगे। पहला कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में PV डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम बताएंगे। बोर्ड तो है नहीं, हम बता देते हैं। जो आपका वर्टिकल लाइन होगा, 1 to 2 स्टेट में आना, जो वर्टिकल लाइन होगा V, मतलब आपका V एक्सिस किस पे होगा, X एक्सिस पे, और P आपका Y एक्सिस पे। तो हमने क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब X एक्सिस, मतलब वो Y के पैरेलल होगा, ठीक है, Y के पैरेलल होगा। तो उस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बिकॉज वॉल्यूम तो 1 पे वॉल्यूम और 2 पे वॉल्यूम, दो लोग वॉल्यूम क्या बराबर है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ, प्रेशर वेरी करेगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर V कांस्टेंट हो गया तो DV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब फॉर्मूला में रख दीजिए W = PDV का इंटीग्रेशन। तो जब DV 0 हो गया तो होल टर्म 0, मतलब वर्क ट्रांसफ़र क्या होगा, 0 होगा इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो पहला हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन 0। ये सब डायग्राम बताएंगे, डायग्राम आपको आना चाहिए। विदाउट डायग्राम आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 चीज़ है, पहला आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, और दूसरा यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ़ यू डोंट नो द यूनिट यू कांट सोल्व एनी क्वेश्चन। सो आपको यूनिट के साथ खेलने आना चाहिए, तभी आप जाके मैकेनिकल का सोल्व कर पाएंगे। तो 2 चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक आपको मैथमेटिक्स अच्छी आनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने के लिए, और दूसरा आपको यूनिट के साथ खेलने आना चाहिए। मतलब ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, कोई यूनिट में दे दे, आप कैसे कन्वर्ट करते हैं इजीली, आपका क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व होगा अगर यूनिट का आपको नॉलेज है तो। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबारिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब भी के पैरेलल लाइन। ठीक है, तो वो कांस्टेंट प्रोसेस होगा, और उस केस में जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो P इंटू डी वी, यहाँ पे P हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, dv को इंटीग्रेट करेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा v1 टू v2, तो क्या हो जाएगा P इंटू v2 माइनस v1। ये हमारा वर्क डन हुआ इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हम दो प्रोसेस डिस्कस किए, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमको मेल कर सकते हैं, अगर कहीं कॉन्सेप्ट में कहीं आपको फंस रहा है तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस का आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग जो पीवी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं वो आपका क्या है, हाइपरबोला टाइप का या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये का टी इक्वल टू ऐसे ग्राफ रहेगा आपको पीवी डायग्राम में। ठीक है, तो अब इसका हम लोग वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन में वही फॉर्मूला लगाना है, पीडीवी को इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब यहाँ पे तो हमारा न तो पी है न तो भी है, हमको क्या है, टी कांस्टेंट है। अब भाई कैसे निकालेंगे, तो हमको जो लगाना है, जो आपका गैस इक्वेशन है वो लगाइए, आइडियल इक्वेशन लगाइए। आइडियल इक्वेशन क्या आएगा, पीवी इक्वल टू एम आर टी, पीवी इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो एम आर टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पी वहाँ से निकालेंगे तो सी बाई वी हो जाएगा, सी बाई वी हो जाएगा। अब हम जनरल इक्वेशन में पी का वैल्यू रख देंगे सी बाई वी। ठीक है, पी डी वी को इंटीग्रेशन करेंगे, पी का वैल्यू हम वहाँ से निकालें, वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम लोग आइडियल इक्वेशन में रखेंगे पी इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, और टी हमारा कांस्टेंट है तो पी वी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब वहाँ से हम लोग पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई वी, और ये सी बाई वी का वैल्यू हम रख देंगे पी के टर्म में, तो पी डी वी को इंटीग्रेट करेंगे सी बाई वी इंटू डी वी, तो सी मेरा कांस्टेंट है, सी हमारा बाहर आ गया, डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन होता है एल एन वी, क्या होता है, एल एन वी। ठीक है, नेचुरल लॉग वी। ठीक है, तो सी एल एन वी टू माइनस वी वन, तो वी टू माइनस वी वन, एल एन को क्या लिख सकते हैं, एल एन वी टू बाई वी वन लिख सकता है ना, सी। अब ये सी का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, सी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, क्योंकि पी भी हमारा कांस्टेंट है, तो पी वन वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप सी की जगह पे यहाँ पे डाल दीजिए पी वन वी वन इंटू एल एन वी टू बाई वी वन, ये हो गया वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में इससे आता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन को आपको दे देगा, P1 V1 दे देगा, V1 V2 दे देगा, आपको निकालना रहेगा वर्क डन, प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा, W इक्वल टू P1 V1 ln V2 बाई V1, या P1 V1 को आप MRT भी लिख सकते हैं, P1 V1 को आप MRT भी लिख सकते हैं, तो MRT ln V2 बाई V1। तो ये आइसोथर्मल कर्व जो है आइडियल गैस का, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑन पीवी डायग्राम, जो हम आगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अभी तक हम लोग कितना प्रोसेस डिस्कस किए, 3 प्रोसेस, कौन कौन, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अब एक प्रोसेस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब भाई ये कौन सा प्रोसेस है भाई, अभी तक तो हम लोग 3 प्रोसेस पढ़े, ये चौथा प्रोसेस क्या है, ये चौथा प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका सिस्टम और सराउंडिंग में हीट इंट्रैक्शन नहीं होता है, देयर इज नो हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा नेट मतलब आइसोलेटेड है, सिस्टम से सराउंडिंग में ना तो कोई हीट जाएगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट आएगा, मतलब आपका देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, हम लोग वहाँ क्या पढ़ते कांस्टेंट टेम्परेचर में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन यहाँ होता है पीवी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए हमेशा जो
ये जो गामा है ना, ये एडियाबेटिक इंडेक्स है, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। अब हमको पता है कि यहाँ पी ही पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वहाँ से हम पी क्या लिख सकते हैं? सी बाय वी पे गामा लिख सकते हैं ना। और फिर हम लोग बर्टन का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी को इंटीग्रेट करेंगे, ओ V1 टू V2। अब यहाँ पे हमारा सी है, सॉरी हमको पी को लिखना है, तो पी को क्या लिखेंगे? सी वी पे पावर माइनस गामा इंटू डी वी। अब उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो आपको फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन का, वो हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो ये जो वर्क डन हुआ वो आपका हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस। डेरिवेशन हम कराएंगे, बोर्ड लग जाने के बाद सारा डेरिवेशन मैथमेटिकल अप्रोच हम बहुत अच्छा से कराएंगे, जो कि आपको एक भी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगेगा, एवरीथिंग आई विल कैलकुलेट। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। मैथ जो भी अगर कोई साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टडी कर रहा है, अगर उसको मैथ्स नहीं क्लियर है तो पहले वो मैथ्स पढ़े, उसके बाद इस चीज़ पढ़ेगा। अभी हम जस्ट आपको बता दे रहे हैं कैसे कैसे होगा, लेकिन इसको हम बोर्ड पे कराएंगे, न्यूमेरिकल सारा बोर्ड पे कराएंगे, तब जाके क्लियर होगा। ठीक है। अब एक आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है, वहाँ पे हम लोग गामा लिए थे, गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 एडियाबेटिक केस में। पॉलीट्रॉपिक के केस में ये n लेता है, पी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। और जहाँ n हुआ ना, उसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है। और जनरली n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन जो गामा है ना, वो गामा से छोटा होता है n का वैल्यू, n लेस देन गामा। तो गामा हमेशा क्या है? गामा का केस मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, ट्राइटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू वेरी करेगा। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोनोटॉमिक का गामा का वैल्यू कितना होगा, डायटॉमिक का कितना होगा, ट्राइटॉमिक का कितना होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या होता है। मैं आपको जनरलाइज बताऊंगा, उसको डेरिवेशन कराऊंगा मैं, वो गामा का वैल्यू कहाँ से आया। ठीक है। वो वैल्यू कहाँ से आया वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप पहले डेटा बताइए, पहले फैक्चुअल चीज़ जानकारी लीजिए, उसके बाद वो कहाँ से आया डेरिवेशन, फिर उसके बाद रिसर्च R&D करेंगे। पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप करेंगे। तो अब उसमें कुछ नहीं है, सेम तरीका से निकलेगा। जैसे हम एडियाबेटिक वर्क निकाले, उसी तरह से क्या होगा? पॉलीट्रॉपिक वर्क निकलेगा। वहाँ क्या लिखे थे? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। वहाँ गामा था तो खाली यहाँ पे गामा का जहाँ पे जो मेन प्रोसेस है वो चेंज हो गया, n हो गया, तो वर्क डन भी वही रहेगा, वर्क डन भी चेंज नहीं करेगा। P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये आपका हुआ पॉलीट्रॉपिक वर्क। ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए? हमने डिस्कस किया 5 प्रोसेस। कौन कौन? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक। अब ये देखिए, एक कुछ भी नहीं है, ये जो है ना, कोई भी प्रोसेस को आप लिख सकते हैं पी वी पे पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। ये जनरलाइज, इसलिए मैं बोलना कि आपको बाद में बताऊंगा, सब प्रोसेस डिस्कस करने के बाद ये लास्ट में बताऊंगा। ये रामबाण है, ये रामबाण है, मतलब इसको आप लगा दिए तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। रामबाण कैसे, आप बता रहा हूँ। जैसे अब हमको मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर निकालना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम के को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जब के का वैल्यू 0 ले लिए तो वी पे पावर 0 1 हो गया, तो पी इक्वल टू सी हो गया। अगर कोई पूछे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे? हैं, के को इन्फिनिटी कर देंगे। जैसे के को इन्फिनिटी करेंगे तो पी टू द पावर क्या हो जाएगा? ये के क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पी पे पावर 0, वी इक्वल टू सी, तो वी इक्वल टू सी हो जाएगा। मतलब आपका के का वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेते हैं, उस केस में आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। अगर के का वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा। अब आती है बात कि अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए के का वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है। जब के का वैल्यू 1 लेंगे तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब पी वी कांस्टेंट मतलब MRT कांस्टेंट, तो के का वैल्यू 1 होगा। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो के का वैल्यू क्या लेंगे? गामा लेंगे। ठीक है। तो ना पी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा।
तो उसमें के का वैल्यू क्या लेंगे, गामा लेंगे। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसर होगा तो के का वैल्यू 1 लेंगे। ये गेट में या इंजीनियरिंग सर्विस में हमेशा इस क्वेश्चन आता है। कोई भी PSU का पेपर उठा कर देख लीजिए, हर एक पेपर में ये डिस्कस किया रहता है कि कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोसेस है ऐसे। तो जनरलाइज प्रोसेस आप याद रखेंगे तो उससे सारा चीज़ निकल जाएगा। हमने जितना ही वर्क डन निकाला प्रोसेस वाइज डिस्कस किया, लेकिन अगर आपको एक प्रोसेस जनरलाइज प्रोसेस मालूम है और उसमें अगर चेंज करते जाइएगा के का वैल्यू तो प्रोसेस चेंज होते जाएगा। जैसे जनरलाइज आपको एक ही याद रखना है, PV पे पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो के का वैल्यू चेंज होने से आपका डिफरेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए के का वैल्यू 0, PV पे पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक जनरलाइज इक्वेशन है, इसमें अगर के का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो P हमारा C हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में के का वैल्यू 1 तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक के केस में के का वैल्यू n। एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में के इक्वल टू गामा। और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में के इक्वल टू इन्फिनिटी V इक्वल टू C। तो ये रहा आज का वीडियो, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आज शाम तक दूसरा वीडियो फिर दूंगा, और उसमें मैं आपको डायग्राम दे के बताऊँगा, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं, बिना डायग्राम का तो समझ में आएगा नहीं। PV डायग्राम पे कैसे कैसे वेरी कर रहा है। के इक्वल टू इन्फिनिटी, ये वर्टिकल लाइन, ये के का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, तो ये जो आपका जो वर्टिकल लाइन हुआ वो वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर के इक्वल टू गामा, थोड़ा सा गामा, उसका स्लोप, फिर पॉलीट्रॉपिक के इक्वल टू n, फिर आपका के इक्वल टू 1 कांस्टेंट थर्मल, और फिर के इक्वल टू 0 वो आपका पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, तो वहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये के कैसे इंक्रीज करता है, के देखिए कैसे इंक्रीज कर रहा है, के इंक्रीज कर रहा है ऐसे, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू n, के इक्वल टू गामा, के इक्वल टू इन्फिनिटी, और प्रोसेस देखिए चेंज हो रहा है के इंक्रीज। तो वो आपको जब दिखाएंगे ना, एक्सपेंशन जोन और आपका कंप्रेशन जोन दोनों में दिखाना होगा। एक ऐसे लेके दिखाएंगे, एक ऐसे, एक में आपका के का वैल्यू इंक्रीज करेगा, कैसे कैसे करेगा वो दिखाना होगा। एक एक्सपेंशन जोन में आपको दिखाएंगे, एक कंप्रेशन जोन में दिखाएंगे, आपको PV डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। जनरली अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा ही बता देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। आप इसमें जानते हैं PV इक्वल टू mRT, ठीक है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम जहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो mR क्या है, हमारा मास, और कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन वो भी कांस्टेंट हो गया, तो P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, T के प्रोपोर्शनल हो गया। तो वहाँ पे P2/P1 इक्वल टू T1/T2। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन जब जानेंगे उसमें फिर प्रोसेस रख के देखेंगे, और अलग अलग प्रोसेस रहेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है, उसको PV डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर में क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, आप PV इक्वल टू mRT जनरलाइज इक्वेशन उसको लगा देंगे, तो वहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा और दो क्वांटिटी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, किसी एक को कांस्टेंट रख के किसी दो के रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। तो अगर इस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब वॉल्यूम वहाँ कांस्टेंट है, तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट वेरी कर रहा है। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, वहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ आपका वेरी कर रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ प्रेशर वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम कमेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर, मतलब P इक्वल टू P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। सो कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ भी बताएंगे कि बॉयल्स लॉ किसको बोलते हैं, चार्ल्स लॉ किसको बोलते हैं, तो अलग अलग लॉ है। पहले जान लीजिए कहाँ से आया, ठीक है। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग सारा जो आपका टेम्परेचर प्रेशर में क्या रिलेशन है, जो हमको आइडियल गैस में कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन यूज करते हैं उसका डेरिवेशन बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन याद रखिएगा। उसमें 3 डेरिवेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में आता है। PV पे हम बता दे रहे हैं, उसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कैसे कैसे होता है डेरिवेशन वो बताएंगे। पहला तो PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक इक्वेशन हुआ, इसको हम लोग हर जगह यूज करेंगे। एक और रिलेशन है T1 V1 पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1, ठीक है। और एक होता है T2/T1 इक्वल टू P2/P1 पे पावर गामा -1/गामा।
ये 3 जो इक्वेशन है वो रामबाण है, और कहीं जगह आप कोई भी आइडियल गैस देख लिए, वहाँ बेधड़क लगा सकते हैं और आपको आंसर आ जाएगा। बेधड़क लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन, तीनों जो डेरिवेशन कहाँ से आया इसको हम डिराइव करेंगे और आपका सब प्रोसेस के बारे में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, और ये तीनों प्रोसेस का डेरिवेशन हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का भी निकाल के देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आएंगे पीवी डायग्राम में हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, आइसोथर्मल कर्व पे पीवी डायग्राम में स्लोप कैसे निकालते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम स्लोप पढ़ने के बाद कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, उसके बाद जो है हम लोग जो है ना, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाँ सॉरी, उससे पहले हम लोग हीट पढ़ेंगे। हीट पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे, बोर्ड आने दीजिए। बोर्ड हमारा मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड लग जाएगा छठ बाद लगा देंगे, मतलब 15 नवंबर के बाद मैं डायरेक्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। और उसके बाद देखिए मैं कैसे इंटरेक्ट कर पाता हूँ। आप हमसे जुड़े रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। मैकेनिकल का सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। एक एक क्लास आप देखते रहिए, फिर देखिए क्या मज़ा आने वाला। अभी तो बेसिक चीज़ चल रही है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बेसिक है। अगर मैकेनिकल का अगर बेसिक देखें तो थर्मोडायनेमिक्स ही है, थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स। अगर मैकेनिकल आपको अच्छी तरह से आती है तो उसके लिए 2 चीज़ चाहिए, मैकेनिक्स प्लस मैथमेटिक्स, ये दोनों अच्छा होना चाहिए, तभी जाके मैकेनिकल अच्छा हो सकता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको मैकेनिक्स अच्छी आनी चाहिए, तो 12th का मैकेनिक्स क्लियर होना चाहिए और 12th का मैथ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको हर चीज़ समझ में आएगा मैकेनिकल का। ठीक है, तो अभी तो बेसिक चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स बहुत बेसिक है, और थर्मोडायनामिक्स हम बहुत हाई लेवल में लेके जाने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स को। तो आप कनेक्ट किए, उसके बाद हम थर्मल का ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हीट ट्रांसफ़र। वो बात की बात है, हम स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे, नहीं तो जो आप लोग का डिमांड रहेगा वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको कवर अच्छा से हो जाए। ठीक है ना, तो तब तक के लिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आप लोग जो हैं मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हैं, और फ्रेंड को ही भेजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके पढ़ाने में। और आप हमको मोटिवेट कीजिए। जहाँ भी कोई डाउट है हमसे पूछिए। हमारा ईमेल आईडी है, हमारा ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल RK-Hrithik8। आप ट्विटर हैंडल से भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमको डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है roshan.kumar518@outlook.com। मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और चलिए फ्रेंड, मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ। ओके, और वीडियो को लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द फ्रेंड्स। थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।